हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। और इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। और इस क्लास में भी हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एंड यस, आज जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी हैं। हमारे चैनल पर आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है फ्रेंड्स, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लाइक भी करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। और आज दिन में हमने हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व किया था। एक एक गद्यांश पद्यांश हम डेली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और साथ में टैग वर्ड्स देखना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि टैग वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पेडागोजी में आंसर को पहचानने में। सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में समृद्धि डैश और सोच डैश है। यानी कि आपसे पूछा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और जो बच्चे की सोच होती है वो कैसी होती है, और मध्य बाल्यावस्था में बच्चे की वृद्धि और सोच कैसी होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा फ्रेंड्स कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसके अंदर बच्चा कितने वर्ष का होता है। तो जो ये आप प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रहे हैं, इस स्टेज में बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपसे मध्य बाल्यावस्था पूछी है, इस स्टेज में बच्चा 6 से 10 वर्ष का होता है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था वैसे आपकी 2 से 12 वर्ष भी आप मान सकते हैं, लेकिन फिर उनको हम डिवाइड कर देते हैं प्रारंभिक, मध्य और उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और मध्य बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष। अब आप लोग बताइए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है और बच्चों की सोच कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, छोटा होता है मध्य बाल्यावस्था के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जो बच्चे की वृद्धि होती है वो स्थिर होती है, और जो सोच होती है ना वो कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। यानी कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। आत्म केंद्रित कहने का मतलब है वो खुद में ही केंद्रित रहता है, खुद से ही बातचीत करता है, खुद में ही लगा रहता है, और उसको ये लगता है कि जैसा वो है वैसी पूरी दुनिया है, यानी कि पूरी दुनिया उसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इस तरह की धारणाएं इस स्टेज में बच्चे के अंदर आने लगती हैं। और जो वृद्धि होती है यहाँ पर स्थिर होती है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें मध्य बाल्यावस्था में, जो कि मैंने आपको कहा 6 से 10 वर्ष की होती है, यहाँ पर बच्चे की जो वृद्धि होती है ना वो धीमी हो जाती है। ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे की वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है। लेकिन जो सोच होती है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। कहने का मतलब है सोच उसकी तार्किक हो जाती है। तार्किक कहने का मतलब है चीज़ों को लेकर वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे की वृद्धि और सोच कैसी होती है और मध्य बाल्यावस्था में बच्चे की वृद्धि और सोच कैसी होती है। अब आपको ध्यान रहेगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और थियोरी की क्लासेस में मैंने आपको कई बार ये करवाया भी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। अब देखिए, ये जो गतिक कौशल होते हैं यानी कि जो मोटर स्किल्स होती हैं आपकी, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थूल, और स्थूल को हम कहते हैं बड़ी मसल्स। ठीक है, बॉडी की जब बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं तो उसे हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। और दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या होता है, बॉडी की छोटी मसल्स यूज़ होती हैं। बस आपको ऐसे समझना है। देखिए, गतिक कौशल यानी कि मोटर स्किल्स 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसे हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल, जिन्हें हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। अब ये जो स्थूल गतिक कौशल है ना, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल है, यहाँ पर किसी भी काम को करने में बच्चे की बॉडी की जो बड़ी मसल्स हैं, बड़ी मांसपेशियाँ हैं, वो यूज़ होंगी। और ये जो फाइन मोटर स्किल है ना, सूक्ष्म गतिक कौशल, यहाँ पर बच्चे के बॉडी की
छोटी छोटी मसल्स यहाँ पर यूज़ होंगी, यानी कि काम करने के लिए वो छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ करेगा। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में, यानी कि स्थूल गतिक कौशल के बारे में, जिसमें मैंने कहा बच्चा जो है अपनी बॉडी की बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करता है काम को करने में। तो अब देखिए इन ऑप्शन में बच्चे की जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो कहाँ पर यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले बुनाई करना, क्या बुनाई करने में उसकी बड़ी मांसपेशियां यूज़ हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। बुनाई तो वो अपने फिंगर से कर लेता है, उंगली से कर लेता है हाथ की, है ना, कोई भी बच्चा। तो बुनाई तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है, सॉरी ये स्थूल गतिक कौशल नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं। सेम ऐसे ही एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, यहाँ पर भी बच्चे के हाथ और हाथ की फिंगर्स का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ भी बड़ी मसल्स यूज़ नहीं हो रही हैं, यहाँ भी छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं। तो ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो गया। फोर्थ देखिए, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, इसमें भी वही हो रहा है, हाथ और फिंगर का यूज़ करके बच्चा क्या करेगा, एक बड़े से आयत को काट देगा, काट सकता है क्योंकि फिंगर का यूज़ करना है। तो इन तीन ऑप्शन में क्या हो रहा है, बच्चे की सिर्फ हाथ और फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, और ये होती हैं हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स, जिनमें हम अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं, जैसे काजल लगाना, कताई बुनाई करना, लिखना, ड्राइंग करना, ये सब इनमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की छोटी मसल्स यूज़ होती हैं। तो वो सूक्ष्म गतिक कौशल के अंदर आ गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, तैरना, तैरते हुए हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं। जब आप स्विमिंग करते हैं, आपने देखा भी होगा, हमारे हाथ की मसल्स भी यूज़ होती हैं, हमारे आर्म्स यूज़ होते हैं, हमारे लेग्स यूज़ होते हैं, फीट यूज़ होते हैं, यानी कि ओवरऑल बॉडी हमारी यूज़ हो रही है। तो बॉडी की जब बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं इस ऑप्शन में, ठीक है, जब कोई तैरता है, तैराक है, वो तैरेगा तो उसमें क्या होगा, उसके बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ होंगी, बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ होंगी, और इसी को हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। तो स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण क्या हो गया, तैरना। अब से आप लोग पहचान लेंगे ना, चाहे आपसे सूक्ष्म गतिक कौशल पूछे या स्थूल गतिक कौशल पूछे, अब आपको डिफरेंस भी पता चल गया। अब आपसे कहे कि ऐसे पूछ दे, एक लड़की काजल लगा रही है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है ऑनलाइन वाली शिफ्ट में। एक लड़की काजल लगाती है, तो वो अपनी बॉडी की स्थूल गतिक कौशल का यूज़ कर रही है या सूक्ष्म गतिक कौशल का? तो आप क्या कहेंगे वहाँ पर, वो सूक्ष्म गतिक कौशल का यूज़ कर रही है, क्योंकि काजल लगाते हुए उसकी सिर्फ हाथ और फिंगर की मसल्स यूज़ हो रही हैं, ना कि बॉडी की बड़ी मसल्स। अब बड़ी मसल्स क्या होती हैं, बड़ी मसल्स में जैसे लेग्स की मसल होती हैं, जब कोई रनिंग करता है तो उसकी बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं, क्योंकि उसकी लेग्स की मसल यूज़ होती हैं। एक बॉलर है जो बॉल करा रहा है, जब वो, आपने देखा होगा क्रिकेट आप देखते होंगे, जब बॉलर बॉल डालने के लिए आता है, पहले दौड़ के आता है, दौड़ते हुए उसके लेग्स की मसल्स यूज़ हो रही हैं, फिर वो हाथ से थ्रो फेंकता है, बॉल फेंकता है, मतलब उसके हाथ की बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं, उसके आर्म्स की मसल यूज़ होती है ना, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये हमारी बड़ी मसल्स होती हैं बॉडी की। लेकिन जो काम हम अपनी फिंगर की हेल्प से कर लेते हैं, उंगलियों की हेल्प से कर लेते हैं, वहाँ पर हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रहेगा और डिफरेंस भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला है एकीकरण, सरल से जटिल, और विभेदीकरण, जटिल से सरल। दूसरा है शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक बाहरी। तीसरा है समीपस्थ अवरोही और शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। और चौथा है विभेदीकरण, सरल से जटिल, और एकीकरण, जटिल से सरल। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन बी। अब कैसे होगा देखिए, क्वेश्चन में पूछा है भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है ना, जो विकास होता है वो दो तरीके से होता है बच्चों में। एक होता है आपका शीर्षगामी, जिसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, और दूसरा होता है समीपस्थ विकास, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ जो आपका विकास होता है। अब ये जो शीर्षगामी विकास होता है इसे हम कहते हैं अवरोही। अवरोही क्यों कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि सर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है इसमें, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। और दूसरा है समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। देखिए समीपस्थ विकास को हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे की बॉडी के सेंटर वाला पार्ट डेवलप होता है। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा हार्ट है,
पहले वो डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे शरीर का जो बाहरी ढांचा है वो बाद में डेवलप होने लगता है। जैसे हमारा हाथ, हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं छोटी छोटी, वो बाद में डेवलप होती हैं। सबसे पहले हमारा केंद्र का हिस्सा डेवलप हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं आंतरिक से बाहरी, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास आप इसको कह सकते हैं, और इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, सर से पैर की ओर सेफेलोकॉर्डल, केंद्र से बाहर की ओर प्रॉक्सिमो डिस्टल, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। और हिंदी में यहाँ पर लिखा है, आप देख ही पा रहे हैं, शीर्षगामी सर से पैर की तरफ और समीपस्थ आंतरिक से बाहर की तरफ विकास। तो जो भौतिक वृद्धि और विकास है वो विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है ना, डेवलपमेंट होता है, वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो बताइए, देखिए शैशवावस्था में जो सामाजिकरण की डैश संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं कह रहा है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि प्राथमिक। शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। अब सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था है वो भी आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? हमारी परिवार है, फैमिली है। तो जो शैशवावस्था होती है, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, आप जानते ही हैं, तो वहाँ पर बच्चा बहुत ही छोटा होता है, तो उस स्टेज में उसका सामाजिकरण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ पर आप बच्चे के अंदर जैसे गुण डालेंगे, जैसे समाज में उसको रखेंगे, फैमिली में जैसे मेंबर्स के बीच में आप उनको रखेंगे, बच्चा वैसा ही होता चला जाएगा। और इस स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका सामाजिकरण, तो परिवार की सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूमिका होती है। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण की हम कहेंगे प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि जो बाल्यावस्था होती है वहाँ पर सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ गया, तो वहाँ पर परिवार का तो इम्पोर्टेंट रोल होता ही है सामाजिकरण में, साथ ही साथ माध्यमिक संस्थाएं जैसे स्कूल हो गया, जैसे नेबरहुड हो गए, पड़ोसी हो गए, ये सब भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे के सामाजिकरण के लिए। क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, अगर वो स्कूल जा रहा है, पास पड़ोस में लोगों को देख रहा है, वो कैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो चीज़ें बच्चा देख रहा है, तो उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो हम कहेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन कर सकती है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इसका कारण है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। क्या ये सही है? जी हाँ, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का ये क्या है? एक प्रमुख घटक है। तो हम कहेंगे ये दोनों ही सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या ए की कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं ले वाइगोत्स्की। अब इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, और मैंने आपको हमेशा बताया है ले वाइगोत्स्की से रिलेटेड जब भी ले वाइगोत्स्की का नाम आए दिमाग में एक चीज़ घूमनी चाहिए, क्या? SCL। ये ट्रिक मैंने आपको बहुत बार समझाई है, जो नए स्टूडेंट हैं अब उन्हें भी याद हो जाएगी। ये जो ले वाइगोत्स्की है ना, ये इन तीन चीज़ों को महत्व देते हैं, समाज को यानी कि सोसाइटी को, संस्कृति को यानी कि कल्चर को, और भाषा को यानी कि लैंग्वेज को। तो ये ट्रिक है, जहाँ भी आपसे ले वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में दिया हो कि वो इन तीनों में से किसी भी चीज़ को महत्व दे रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते हैं। क्या ले वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरा है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। वो ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं भाषा का डेवलपमेंट संज्ञान को डेवलप कर सकता है। ये भी नहीं होगा। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। जी नहीं। फोर्थ ऑप्शन है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अभी मैंने आपको कहा ना, जस्ट इसका रिवर्स हो गया।
ये कह रहा है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऐसा वाइगोत्स्की नहीं, बल्कि ऐसा कौन कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषा का विकास है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और भाषा के विकास से ही संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बच्चा भाषा बोलना सीखता है, उसके बाद उसके दिमाग का डेवलपमेंट होता है। दिमाग यानी कि संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है आपके दिमाग का विकास, ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे भाषा का विकास बच्चे का होगा वैसे वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होने लगेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखा यहाँ भी बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर ये मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? आप जानते ही हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थियोरी, जिसमें उन्होंने 3 लेवल बताए थे डेवलपमेंट के और 6 स्टेजेस बताई थी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा है कि किस स्तर पर बच्चा ये मानने लगता है कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यानी कि सामाजिक रूल्स जो होते हैं, समाज ने जो नियम बनाए हैं उनको लोगों ने मानना चाहिए। ये वो कौन सी स्टेज पर कहता है? ये वो कहता है पारंपरिक अवस्था में, यानी कि पारंपरिक स्तर में। 3 स्तर है ना, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर, जिसमें से जो 2nd नंबर वाला स्तर है पारंपरिक स्तर यानी कि कन्वेंशनल पीरियड, इस पीरियड में बच्चा समाज के नियमों को अच्छे से सीखने लगता है और ये कहता है कि समाज को नियमों का पालन करना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरल गिलिगन। अब ये कैरल गिलिगन कौन है? ये कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग की शिष्या हैं कैरल गिलिगन। तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। आप जानते हैं कोहलबर्ग की जो ये शिष्या है ना, इन्होंने क्या किया है, कोहलबर्ग की ये जो शिष्या हैं इन्होंने कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसकी आलोचना करी है। मतलब उन्होंने कहा कि कुछ कमी रही है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो किस चीज़ को लेकर आलोचना करी है? पहला है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या नारीवादी दृष्टिकोण या आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने के लिए या फिर केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोहलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिर्फ बॉयज़ के सैंपल लिए थे। ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गर्ल्स के सैंपल नहीं लिए, यानी कि गर्ल्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया, लड़कियों को इग्नोर कर दिया। इसीलिए ये जो नारीवादी दृष्टिकोण है इसको इन्होंने ध्यान में नहीं रखा, ऐसा कैरल गिलिगन मानती हैं। इसीलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है कैरल गिलिगन द्वारा, यानी कि इनकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मेल सैंपल लिए और मेल को इम्पोर्टेंस दी और फीमेल सैंपल नहीं लिए। उनका जो दृष्टिकोण है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं माना और इसी रीज़न से इनकी आलोचना होती है। नारीवादी दृष्टिकोण को इन्होंने एकदम नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे से ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। पहला है कारण परिणाम का विश्लेषण, दूसरा है केंद्रीयन, तीसरा है विकेंद्रीयन और चौथा है पारगमन। अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था आपको ध्यान है, जीन पियाजे ने विकास के 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इसी से क्वेश्चन पूछा है। तीसरा विकास का स्तर बताया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा बताया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप इसको ट्रिक के साथ याद भी रखिएगा। SPCF जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की ये 4 स्टेजेस बताई हैं। अब इसमें से क्वेश्चन किससे पूछा है? क्वेश्चन पूछा है पूर्व संक्रियात्मक से यानी कि प्री ऑपरेशनल की स्टेज से। इस स्टेज में कह रहे हैं मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। यानी कि बच्चा जो है सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे हम कहते हैं केंद्रीयन।
ठीक है। सेंट्रेशन का गुण, जब बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है उसको हम कहते हैं सेंट्रेशन। जैसे होता है ना, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो बच्चा क्या होता है, एक ही चीज़ पर उसका फोकस रहता है, उसे लगता है जैसा मैं हूँ वैसी दुनिया है, और खुद पर वो ध्यान देता है, खुद को ही सब कुछ मानता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो नहीं समझ पाता है इस स्टेज में, और इसको कहते हैं सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयन का गुण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये आपका पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में आता है। और इसके बाद जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक के बाद की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, अभी मैंने बताया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, SPCF। तो इसके बाद जो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, यहाँ पर ये केंद्रीयन का गुण उसका समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, विकेंद्रीकरण का गुण उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि सेंट्रेशन उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ले वाइगोत्स्की से आ गया। ले वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताई है कि जो ले वाइगोत्स्की होते हैं ना, वो कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकर्मी सहयोग। वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में काफ़ी सारे बच्चे हैं। अब ऐसा होता है कि बच्चों का ग्रुप बना होता है, उस ग्रुप में सपोज़ एक बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और एक बच्चे का मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो जिसका इंग्लिश अच्छा है वो इस बच्चे को इंग्लिश सिखा सकता है, और जिसका मैथ्स अच्छा है वो इस बच्चे को मैथ सिखा सकता है। इस तरीके से सहयोग की भावना बच्चों के अंदर पैदा होती है, और इस तरह से सहयोग में ग्रुप में बच्चे सीख सकते हैं, और ग्रुप में सीखना ज़्यादा सार्थक होता है, ये मानते हैं ले वाइगोत्स्की। और ये हम सभी मानते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, हम जब उनके साथ चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, और हम हेजिटेशन भी नहीं होती है, हमें जो समझ में नहीं आता है उनसे पूछ लेते हैं, है ना। तो ग्रुप में सीखना, सहकर्मी सहयोग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसकी बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और ऑप्शंस को तो आपने देखना ही नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, जहाँ भी आपसे पूछा जाए लेव वाइगोत्स्की तो ध्यान रखेंगे, एक तो वो समाज, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ में जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, एक दूसरे के साथ सहयोग से सीखना, इस चीज़ को भी वो महत्व देते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ले वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ले वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, देखिए वो आंतरिक वाक की भी बात करते हैं। आंतरिक वाक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट स्पीच। अब ये प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जैसे बच्चे भी प्राइवेट स्पीच करते हैं और आप लोग भी करते होंगे। जैसे कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं तो खुद से बातचीत करने लगते हैं। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ लिया तो हम कहते हैं अच्छा ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मुझे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसे हम खुद से बातचीत करते हैं ना। तो उसी चीज़ को ले वाइगोत्स्की ने आंतरिक वाक का नाम दिया है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये जो आंतरिक वाक होती है ये बेस्ट होती है, इससे बच्चों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा का काम करता है ये, यानी कि बच्चों के लिए ये अच्छा होता है, ये मानते हैं वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आंतरिक वाक बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि काल्पनिक दोस्त के साथ, है ना। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है? जी नहीं, बल्कि अपरिपक्वता नहीं बल्कि परिपक्वता, क्योंकि वो तो पॉजिटिव मानते हैं, वो मानते हैं ये अच्छी चीज़ है। विकासात्मक देरी का संकेत है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है? जी हाँ, हम जो भी चीज़ें सोच रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि कोई भी मैटर होता है, कुछ भी चल रहा होता है, तो हम कभी कभी खुद से बातचीत करते हैं मन ही मन, है ना। तो ये क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग होती है ना, हमारी जो सोच होती है, उसको नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, और हमें आगे फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा दिखाता है। इसको हम कहते हैं आंतरिक वाक, और ये सारी चीज़ें कही हैं किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, बताइए। पहला है पारगमनात्मक तर्क, दूसरा है जीववादी चिंतन, तीसरा है केंद्रीयन, चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जीववादी चिंतन। अब देखिए यहाँ पर अपर्णा क्या कह रही है,
एक बटन जिंदा है, यानी कि उस बटन को वो जिंदा प्राणी मान रही है। बटन क्या है? एक निर्जीव चीज़ है, आप जानते ही हैं, नॉन लिविंग थिंग है। और जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान रहा है, यानी कि सजीव मान रहा है, दैट मीन्स क्या है? उसके अंदर एनिमिज्म का गुण है, जीववाद का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं जीववाद। जीववादी सोच उसके अंदर होती है जब वो निर्जीव चीज़ को सजीव मानता है। तो यहाँ पर अपर्णा वही कर रही है, एक बटन है उसको वो सजीव मानते हुए कह रही है कि ये जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद कर रहा है। तो उसके अंदर क्या है? जीववादी चिंतन है। ठीक है, जब निर्जीव चीज़ को सजीव माना जाता है। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, कभी वो खेल रहा होता है तो बेड के कॉर्नर से सपोज उसको चोट लग गई तो वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है इस बेड ने उसको मार दी है। उसको ये नहीं पता होता कि ये बेड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर सकता हमारी तरह, प्राणी की तरह। ठीक है, वहीं पर क्या होता है फिर? उनके पेरेंट्स में से मम्मी या पापा आएंगे, बोलेंगे अच्छा इस बेड ने आपको मारी, तो बेड को ऐसे एक थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे लो मैंने भी बेड को मार दिया। तो वो बच्चा उसके बाद चुप हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो निर्जीव चीज़ को भी सजीव मानता है जब वो छोटा होता है। और सेम ऐसा ही इस क्वेश्चन पे अपर्णा कर रही है। तो इसी को हम कहते हैं जीववादी सिद्धांत, एनिमिज्म का गुण। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए? पहले समावेशी शिक्षा आपको पता है, समावेशी कक्षाएं और समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहां पर सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के। आप जानते ही हैं हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, हर किसी की संस्कृति अलग हो सकती है, हर किसी की भाषा अलग हो सकती है, हर किसी का जो आर्थिक स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में आ गया है तो सभी बच्चों को एक समान रूप से देखना है और एक समान रूप से उनको पढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, यही होता है समावेशी शिक्षा देना। तो इसने पूछा है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? पहला है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या फिर विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो अभी मैंने बोला ना, विविध दृष्टिकोण को यहाँ पर शामिल करना होता है, यानी कि अलग अलग तरीके के बच्चे स्कूल में आते हैं। मैंने आपको बताया उनकी संस्कृति अलग हो सकती है, उनकी मातृभाषा अलग हो सकती है, उनकी एबिलिटीज़ अलग होंगी, उनका IQ लेवल अलग होगा। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में आ गया है तो टीचर ने क्या करना है? उन सभी विविधताओं को शामिल करना है। ऐसा नहीं कहना है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपको हम अलग बिठाएंगे, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बंगाली है, तो आप अलग पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो विविधता होती है ना, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सभी को अपनाना है, एक्सेप्ट करना है, और उसी के आधार पर सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं फ्रेंड्स। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितना स्कोर किया वो भी आप लोग शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और देखिए, मैंने जो प्लेलिस्ट ऐड करी है ना, वहाँ पर ये सारी क्लासेस मैंने ऐड कर दी हैं एक साथ, जितनी भी ये क्लासेस हो रही हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन करने में इस चैनल पर। और क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो वो देखकर लगता है कि यस, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड बिलीव मी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम होने में अभी थोड़ा टाइम है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।